गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है ग्रेट निकोबार प्लान। तो इन्वायरमेंट अप्रेजल कमेटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की, उसने कुछ सीरियस कंसर्न्स दिखाए हैं जो नीति आयोग अपना एक विजन लेके आया है ग्रेट निकोबार आइलैंड्स को एक तरह से प्रमोट करने में, डेवलप करने में। ठीक है, तो वहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने बहुत एक बेसिकली नीति आयोग ने बहुत डेवलपमेंट प्लानिंग की है कि उस आइलैंड को हम बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से डेवलप करेंगे, एक मॉडर्न सिटी बनाने की प्रॉपर प्लान है। अभी हमने फेब्रुवरी में देखा था कि लिटिल अंडमान जो आइलैंड है उसको भी एक तरह से बनाने का प्लान किया था नीति आयोग ने, ऑन द लाइंस ऑफ सिंगापुर या हांगकांग की तरह उसको आइलैंड को डेवलप करने का प्लान किया हुआ है। ऐसा ही प्लान ग्रेट निकोबार प्लान भी है जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड्स को प्रमोट डेवलप करने का प्लान है। तो उसके ऊपर जब अब इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने कुछ कंसर्न्स रेज किए हैं कि ये यहाँ पर जो है ये चीज़ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये सारी जो क्या क्या इश्यूज हैं उसको आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो ये ईएसी है, इन्होंने कहा है कि चलो बाकी जो है इश्यूज वो तो ठीक हैं, लेकिन आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज यहाँ पर शुरू कर दो। ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होती है? ठीक है, 1976 में शुरू हुआ था, हमने पहले इसके बारे में पढ़ा है ऑलरेडी इस प्रीलिम्स बूस्टर में। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में क्या होता है कि कभी भी कोई प्रोजेक्ट जब शुरू करना होता है तो उस प्रोजेक्ट के बनने से अच्छे और बुरे दोनों क्या इफेक्ट पड़ेंगे सोशल लाइफ पे, पॉलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ पे, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स क्या होंगे, वो सारी स्टडी की जाती है। ठीक है, तो उन्होंने अब यही बोला है ईएसी ने कि आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज वहां पर शुरू कर दो कि आप जो ये प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हो वहां पे उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वहां की इकोलॉजी पे, इकोनॉमी पे और सोसाइटी पे। ठीक है, कंसर्न्स क्या क्या रेज किए हैं ये देख लेते हैं। पहला तो उन्होंने बोला कि टाउनशिप के बारे में आप हमको डिटेल्स दो कि ये 149 स्क्वायर किलोमीटर का ये टाउन आप बनाने की बात कर रहे हो, वहां पर आपने क्या सीस्मिक किया, सुनामी हैजर्ड्स, फ्रेश वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होगी, उसकी स्टडी की है कि नहीं की है। वहां पर अभी प्रेजेंटली सिर्फ 8500 पीपल रहते हैं और वहां पर 6.5 लाख लोगों को बसाने का जो है वो प्लान किया हुआ है नीति आयोग के विजन डॉक्यूमेंट ने। तो अगर इतनी ज्यादा जो है प्लान जो लोग बस जाएंगे तो फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट भी तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उससे जो है प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आइलैंड के ऊपर। तो उसके आपने क्या स्टडी की है या नहीं की है, ये क्वेश्चंस पूछे हैं, कंसर्न्स रेज किए हैं। फिर जो वहां पर जायंट लेदरबैक टर्टल है, वो एक बहुत ही पेक्यूलियर वहां पर स्पीशीज है, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है उसके बारे में भी कंसर्न्स रेज किए हैं। कितने ट्रीज वहां पर गिराए जाएंगे ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी हुई है, तो इसके बारे में भी पूछा उन्होंने। ठीक है, फिर वहां पर एक पोर्ट बनाने की बात की जा रही है गैलेथिया बे में, तो उसके बारे में भी कोई खास जो नीति आयोग का प्रपोजल है उसके बारे में वो डायरेक्ट जो है ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहा है। अब ये गैलेथिया बे जो है वहां पर सबसे ज़्यादा ये जायंट लेदरबैक जो है वो मास नेस्टिंग करते हैं, तो उसके बारे में इसीलिए ज़्यादा कंसर्न्स दिखाए जा रहे हैं। फिर क्या फिर ये जो ईएसी है ये कह रही है कि आपने टेक्निकल और फाइनेंशियल क्राइटेरिया तो देख लिया इसको डेवलप करने का, लेकिन आपने इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स पर तो ध्यान ही नहीं दिया कि जब अगर हम इसको डेवलप करेंगे तो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स क्या होंगे इसके। ठीक है, अब उन्होंने क्या क्या प्रपोज किया है, उन्होंने कहा है कि इंडिपेंडेंट असेसमेंट होनी चाहिए कि टेरेस्ट्रियल और मरीन बायोडाइवर्सिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस प्रोजेक्ट की वजह से। फिर ऑयल स्पिल्स अगर हो जाएं तो कैसे हैंडल किया जाएगा, सिस्मिक स्टडीज करो वहां पर, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, लेबर कैंप्स, ये सारी चीज़ों के बारे में जो है प्रपोज किया है कि इसके बारे में स्टडी की जानी चाहिए। अब वहां पर जो इस प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहा है उसका नाम है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अनिडको। अनिडको जो है वो पोर्ट ब्लेयर जो है में प्रोजेक्ट बनाने की बात कर रहा है। ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है जो कि अभी तो बेसिकली टूरिज्म, ट्रेडिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो टूरिस्ट के लिए किया जाता है, सिर्फ उसी चीज़ों में इन्वॉल्व है। और उसकी जो एनुअल टर्नओवर है वो 380 करोड़ के आसपास रही है लास्ट 1-2 साल में। ठीक है, उसको आप 75,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दे दोगे तो क्या वो उसके बस का भी है उस ऑर्गेनाइजेशन के, ये भी क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए हैं और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडीज जो है वहां पर अब कंडक्ट की जा रही है, तो ये इसलिए न्यूज में चल रहा था। अब हम देख लेते हैं कि लेदरबैक सी टर्टल, ये जो जायंट लेदरबैक सी टर्टल है ये है क्या। ये सबसे बड़ा सी टर्टल होता है, जितने भी 7 स्पीशीज ऑफ सी टर्टल्स हैं उनमें सबसे बड़ा जायंट लेदरबैक सी टर्टल ही होता है। सारे ओशंस में पाया जाता है ये एक्सेप्ट आर्कटिक और अंटार्कटिक। इंडिया में ये
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में पाया जाता है, और वैसे ये इंडियन ओशन में इंडोनेशिया और श्रीलंका में है। ठीक है, अब इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, इसकी कोई बोनी शेल नहीं होती ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए जो जो है ये फेमस है, अलग इसके अंदर ये डिफरेंट चीज इसके अंदर यही है सबसे बड़ी। शेड्यूल 1 ऑफ इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको प्रोटेक्शन मिली हुई है। अब ये गैलीथिया बे कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में जो गैलीथिया नेशनल पार्क है उसके पास ये बिल्कुल गैलीथिया बे है, वहां पर जो है पोर्ट बनाने की बात की जा रही है इस ग्रेट निकोबार जो है प्लान में। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक्स न्यूज में थे, इसको हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चाइनाज लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट। तो आपको पता है ना, अभी चाइना का जो एक रॉकेट था ये अनकंट्रोल्ड हो गया था, लॉन्ग मार्च 5B, और ये भी मालदीव्स के पास जाके अभी गिरा है। ठीक है, तो अब ये रॉकेट जो है ये बेसिकली अभी हमने कुछ वीक्स पहले हमने किया था ना कि टियानहे मॉड्यूल जो है चाइना जो है अपना लॉन्च करना चाह रहा था, उसने अपना जो है स्पेस स्टेशन बेसिकली बना रहा है वो लो अर्थ ऑर्बिट में। तो उसका जो मॉड्यूल था, जो उसका मेन मॉड्यूल है टियानहे स्पेस स्टेशन, वो उसको वहां पर छोड़ने गया था ये लॉन्ग मार्च 5B, लेकिन ये अनकंट्रोल हो गया और ये आकर जो है हमारे जो है अनकंट्रोल्ड होके, डर था कि कहीं किसी इनहेबिटेड स्पेस में ना गिर जाए, बट थैंक गॉड ये जाकर जो है ओशन में ही गिरा है, और ये इंडियन ओशन में वेस्ट ऑफ मालदीव्स में जाकर गिरा है। अब क्यों इसने जो है वरी जो है क्रिएट कर दी थी? जब अब कभी भी कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो जो उसकी बूस्टर स्टेजेस है, आपको पता है ना कि रॉकेट लॉन्च होता है उसमें से पीछे से एक सामान गिर जाता है, फिर उसका जो है एक पार्ट फिर गिर जाता है। ऐसे ऐसे इनको ना प्लान करना पड़ता है सो दैट जो सिर्फ रॉकेट जो जितना सामान लेके जाना है, रॉकेट सिर्फ उस जो है बेसिकली उस ऑब्जेक्ट को ही लेके जा पाए बिकॉज ऑफ वेट कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो शुरू में जो उसकी बूस्टर स्टेज होती है कि जो नीचे वाला पार्ट है जो उसको बूस्ट दे रहा है रॉकेट को, वो कुछ टाइम तक जाएगा और उसके बाद गिर जाएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो उसको बूस्ट दे रहा है वो कुछ टाइम तक जाएगा और फिर गिर जाएगा। ऐसे करके सिर्फ छोटा सा रॉकेट वहां पर पहुंचता है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, और जो ये पीछे गिर रहा है, डबरी गिर रही है, इसको ऐसे प्लान किया जाता है कि ये किसी अनइनहेबिटेड प्लेस पर ही गिरे। मोस्टली ओशंस को ही टारगेट किया जाता है कि जब ये जा रहा है और ये पीछे छोड़ रहा है तो ओशंस में ही जाके गिरे। ठीक है, इससे लोगों को नुकसान ना हो। लेकिन अब क्या हुआ कि जो चाइना ने जो लॉन्ग मार्च जो किया है 5B रॉकेट लॉन्च, तो ये ऊपर तक जो इसका जो पार्ट गया, ये वहां पर हवा में टकराता रहा, रब होता रहा हवा के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ, टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर के साथ, उससे फ्रिक्शन क्रिएट हुई और ये अपने ऑल्टीट्यूड को लूज कर गया। उसकी वजह से क्या हुआ, ये अनकंट्रोल हो गया। अनकंट्रोल होने की वजह से क्या हुआ कि चाइना जो है इसके ऊपर कोई पता ही नहीं लगा पाया कि अभी कहाँ जाके गिरेगा। ठीक है, वो हर टाइम बाद अपनी जो है अपडेट को जो है वो नवी नवी अपडेट लेके आते रहे कि अब ये मेडिटेरेनियन सी में गिरने वाला है, लेकिन फिर बाद में थोड़ी देर बाद कहते हैं कि नहीं नहीं अब ये जाके इंडियन ओशन में गिरेगा, और फाइनली जाके ये मालदीव्स में गिरा। अब सबको पता था कि जो है इसकी जो डेब्री जो गिरने वाली है वो कोई खास हार्म तो नहीं करेगी ह्यूमंस को, बिकॉज जो मोस्ट पार्ट है वो एटमॉस्फेयर में जैसे ही आता है हमारे, आपको पता ही है कि जब भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई बाहर से चीज आती है तो वो बर्न हो जाती है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा पार्ट ही गिरना था, बट स्टिल इट वॉज बिग इनफ टू हार्म जो है आपके लैंडफॉल अगर ये करता तो कुछ ना कुछ हार्म तो करता ही। ठीक है, तो अब इसके ऊपर क्या है कि चाइना की जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा है, बिकॉज लास्ट ईयर मई में भी जो है लॉन्ग मार्च रॉकेट ही एक जो है 5B वेरिएंट का लॉन्च किया गया था और वो आइवरी कोस्ट में जाके क्रैश हो गया था। तो सेम यही 5B है, दोबारा क्रैश हो गया। तो अब ये चाइना की जो है स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं ये कि हर बार तुम्हारा ही कैसे क्रैश होता है और सेम ये वेरियंट रॉकेट का क्रैश हो रहा है। ठीक है, अब कैसे ये चाइना का जो जो है रॉकेट ये ऑर्बिट सेट बेसिकली क्रैश हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अब ये बूस्टर स्टेजेस आपको मैंने पहले बताया कि धीरे धीरे जो है वो पीछे रहती जाती हैं। ठीक है, ड्रॉप बैक टू अर्थ और वो ऑर्बिट तक नहीं पहुंचती हैं, और ये अनइनहेबिटेड एरियाज में जनरली गिरती हैं। सारी जो है इसको प्लान ऐसे करती हैं एजेंसीज, स्पेस एजेंसीज, कि ये अनइनहेबिटेड प्लेस में गिरे, मोस्टली मिडल ऑफ द ओशन में। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि चाइना ने ऐसा कोई प्लान ही नहीं किया। ठीक है, उन्होंने डायरेक्टली ही लॉन्ग मार्च रॉकेट को लॉन्च कर दिया, और इतनी बड़ी इररिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कोई कंट्री दिखा सकती है। ठीक है, अब जो है क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? यस, अभी मार्च में ही स्पेस एक्स का एक रॉकेट था, उसने भी अनकंट्रोल्ड लैंडिंग की थी वॉशिंगटन स्टेट में यूएस में, लेकिन वो जानबूझकर नहीं हुआ था, वो एक माल फंक्शन हो गया था इंजन में और वो गलती से हो गया था।
ठीक है, ये तो चाइना जो है सेकंड टाइम मिस्टेक कर रहा है और ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी है चाइना की, इसमें सरेआम गलती है। ठीक है, 1979 में भी नासा का एक जो है स्पेस स्टेशन स्काई लैब जो है वो गिर गया था ऑस्ट्रेलिया में, और उस टाइम पर यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने उनको अपॉलॉजी भी दी थी। 1978 में सोवियत सैटेलाइट जो है कनाडा में क्रैश हुई थी, और फिर रशिया ने कुछ खर्चा भी दिया था कनाडा को फॉर क्लीनिंग द रेडियो एक्टिव डेब्री। ठीक है, अब यूएस ने इस पर कैसे रिएक्ट किया है? बिल्कुल ठीक रिएक्ट किया। नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कह रहे हैं कि जो है इसको इस तरह, ये स्पेस फेयरिंग जो नेशंस हैं उनको अपने जो स्पेस जो प्रोग्राम्स हैं उनको इस तरह से लॉन्च करना चाहिए कि उसकी मैक्सिमम प्लानिंग की हो। ठीक है, और अपनी जो है स्पेस प्रोजेक्ट्स के बारे में ट्रांसपेरेंसी रखो, ताकि बाकी स्पेस एजेंसीज को पता रहे, वो मॉनिटर करते रहें कि कहीं वो कोई जो है खतरा तो नहीं दे रही अर्थ को। ठीक है, लेकिन चाइना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उससे क्या हुआ कि स्पेस डेब्री जो है वो अर्थ को थ्रेटन करने लगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही रिएक्शन दिया यूएस ने इस मामले में। चाइना को थोड़ा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल एक स्पेस एजेंसी की तरह उनको बिहेव करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो कंट्री का फर्स्ट सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कुछ टाइम में रियलिटी बनने वाला है। नाबार्ड के जो एक्स चेयरमैन थे डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला, उनकी जो टेक्निकल ग्रुप के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई थी, तो उन्होंने जो है कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं कि कैसा होना चाहिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज, उस पर कौन कौन सी लिस्ट कंपनीज या फिर ऑर्गेनाइजेशंस लिस्ट हो सकती हैं। बैकग्राउंड देखते हैं थोड़ा सा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी जो थे, उन्होंने 2019-20 की जो उनकी बजट स्पीच थी उसमें अनाउंस किया था कि इंडिया जो है वो एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली बहुत सारे जो है वो बनाना चाहता है। फिर सेबी ने जो है इसी एक जो है कंटेक्स्ट में एक टेक्निकल ग्रुप जो है वो हर्ष भानवाला के जो चेयरमैनशिप में उसको कॉन्स्टिट्यूट किया था। अब ये टेक्निकल ग्रुप ने क्या सजेशंस दिए? उन्होंने कहा है कि नॉन प्रॉफिट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि इक्विटी मतलब शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स या जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं समझ लो, जिसपे इंटरेस्ट नहीं होता कोई। ठीक है, मतलब 100 रुपए का वो बॉन्ड है, वो आपको इंटरेस्ट नहीं देगा। तो आपकी इसमें कमाई कैसे होती है? वो 100 रुपए के बजाय आपको कहेंगे कि आप 90 रुपए हमें दो, और जब मैच्योर हो गए तो हम आपको 100 रुपीज देंगे। ठीक है, तो मतलब उसको डिस्काउंट पे इशू किया जाता है वो 100 रुपीज का ही बॉन्ड, आपको मिलेंगे 100 रुपीज ही, लेकिन जब आप परचेज कर रहे हो तो आप उसको 90 रुपए में परचेज कर रहे हो, तो आपको 10 रुपए का उस टाइम पर फायदा हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो उन्होंने कहा है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे यूज कर सकते हैं ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जब वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जो है बेसिकली रजिस्टर करेंगे। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है कि टेक्निकल ग्रुप ने कहा है कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस इसका फायदा ना ले पाएं, इसका ध्यान भी रखा जाना चाहिए कि कॉर्पोरेट फाउंडेशंस, पॉलिटिकल या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेशनल या ट्रेड एसोसिएशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर या हाउसिंग कंपनीज, उसमें एक्सेप्शन दिया उन्होंने, अफोर्डेबल हाउसिंग की कंपनीज जो है वो जो है इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज से मनी जो है वो जो है जनरेट कर सकती हैं। तो उन्होंने कहा है कि इन सब को जो है आप सोशल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर या फिर इधर यहाँ से पैसा उठाने की इजाज़त मत देना। ठीक है, अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? बेसिकली जो नॉन प्रॉफिट या नॉन गवर्नमेंट एनजीओज हैं बेसिकली उनको एक ऑल्टरनेटिव फंड रेजिंग स्ट्रक्चर देने के लिए एक प्रोग्राम है। ठीक है, जो अभी क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, उस पर कंपनीज जाती हैं, वहाँ मार्केट से जब उसको पैसा उठाना होता है कंपनी को, तो वो स्टॉक एक्सचेंज का यूज़ करती हैं। तो अब अगर सेम सिचुएशन में आप एनजीओज को सोचो या नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सोचो, तो वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगी, वहां से पैसा उठाने के लिए जो है मार्केट से पैसा उठाने के लिए उनके लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाया जा रहा है। अब ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बेसिकली एक टर्म है बस। ठीक है, आपके जो एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज हैं जैसे बीएससी या एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसमें ही कुछ रेगुलेशंस बना दिए जाएंगे जिसके थ्रू जो है ये एनपीओज या फिर एनजीओज जो है वो पैसा उठा पाएंगे। अब इंडिया में कितनी बड़ी मार्केट है, 31 लाख एनपीओज इंडिया में रजिस्टर्ड है। ठीक है, मतलब हर 400 इंडियन के ऊपर एक एनपीओ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो इट्स ह्यूज मार्केट। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज के? इससे क्या होगा कि अभी कोरोना के टाइम पर इतने सारे जब ये सोशल जो ये एनपीओज हैं जब ये पैसा मार्केट से उठाने लगेंगे तो सोचो कितनी ज़्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट करेंगे लोग, इसमें एनजीओज में काम करेंगे, एनपीओज में काम करेंगे, इनके पास फंड आएगा तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगी, और जो ये एनजीओज या एनपीओज हेल्प करते हैं सोसाइटी में उससे लोगों को हेल्प भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं इसके सोशल स्टॉक एक्सचेंज के।
अब कैसे काम करेगा और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज है, जो एनएससी बीएससी, उसी के अंदर ये बना दिए जाएंगे और ये सिर्फ उन सिलेक्टेड एंटिटीज को ही जो है पैसा उठाने देंगे मार्केट से, जैसा कि अभी हमने देखा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, और किसको नहीं उठाने देंगे ये भी लिस्ट दे दिए, कॉर्पोरेट फाउंडेशंस, पॉलिटिकल, रिलीजियस, ये जो है सोशल स्टॉक एक्सचेंज से पैसा नहीं उठा सकते। अब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जो है ये ऑफर करेगी ऐसा जो है सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ये भी देख लिया हमने, ये भी जीरो कूपन बॉन्ड, सोशल वेंचर फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सारे इसके थ्रू जो है पैसा उठाया जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं किसका। समझ लो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स ने कैंसर फंड जो है वो इशू किया है। ये एक स्टैंडर्ड म्यूचुअल फंड होगा जिसको हम, आपके और मेरे जैसे जो इन्वेस्टर्स या बेसिकली जो हम इन्वेस्टर्स हैं, वो इसको हम खरीदेंगे। फिर इससे जो रिटर्न्स जनरेट होंगे उसको प्रॉफिट ना बनाते हुए जो है एचडीएफसी क्या करेगा, उस पैसे को किसी एनपीओ में या एनजीओ में डाल देगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट या गेन्स जो भी बन रहे हैं इससे, उसको डोनेट कर दिया जाएगा एनपीओ में। ठीक है, अब टैक्स बेनिफिट्स क्या होंगे? अब जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं इन्वेस्ट क्या कर रहा हूं, जो हम जैसे इन्वेस्टर्स हैं, हम किसी सोशल कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, एनजीओ में, तो हमारे को इसके टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इससे इन्वेस्टर जो है वो और ज़्यादा जो है वो मोटिवेट होंगे कि वो इन्वेस्ट करें इसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट हमको इंटरेस्ट भी मिलेगा, हम इसमें जो है मार्केट से जो है वो हमको गेन्स भी मिलेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बाय कंपनीज, अब कंपनीज जो अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगी इन फंड्स में, तो उनके सीएसआर जो इनिशिएटिव है, जो उनको सीएसआर में खर्चा करना पड़ता है अपना, जो 2% ऑफ जो प्रॉफिट जो होता है उनका, उसके अंदर भी इसको गिना जाएगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स भी इसके लिए स्पेशल बनाए जाएंगे। कहीं कोई झूठी एनजीओज जो सिर्फ मार्केट से सस्ते दाम पर पैसा उठाने के लिए ही ना बनाया गया हो, उसके लिए क्रेडिबल स्टैंडर्डाइज्ड इंफॉर्मेशन जो है एनपीओज की जो है वो दी जाएगी। सेबी भी रेगुलेट करेगा सो दैट फ्रॉड कंपनीज जो है वो इसका फायदा ना ले पाए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है निएंडरथाल्स। तो अभी एक रिसर्च हुई है जिसमें पता लगाया गया है कि होमोसेपियंस से कैसे डिफरेंट थे निएंडरथाल्स, और जो निएंडरथाल्स थे वो क्यों एक्सटिंक्ट हो गए और होमोसेपियंस अभी भी क्यों जिंदा है। ठीक है, तो इसमें जीन्स के ऊपर स्टडी की गई और उसमें कहा कि जो हमारे होमोसेपियंस, अब होमोसेपियंस कौन होते हैं? जो अभी हम मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं, जो अभी वाले हम सब होमोसेपियंस हैं। तो निएंडरथाल जो थे वो हमसे पुराने, जो 40,000 साल पुराने जो हमारे ह्यूमंस थे, उनसे बहुत ज़्यादा चालाक थे, क्रिएटिव थे, सेल्फ अवेयर थे, कोऑपरेटिव बिहेवियर था। उसकी वजह से हम जो है वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन वो जो थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए और वो एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, मॉडर्न ह्यूमंस के पास ही सिग्निफिकेंट एडवांटेज थी कि उनके पास क्रिएटिविटी थी, वो कोऑपरेट करते थे। हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कोऑपरेट कर रहा है, सोशल ग्रुप में है, तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के ऊपर ध्यान जाएगा, बिहेवियर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, हम एक दूसरे से सीखेंगे, फिर न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। जब न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, क्रिएटिविटी आएगी, तो हमारी सर्वाइवल जो है वो रेट बढ़ेगा। ठीक है, इनोवेशन बढ़ेगी। अब होमोसेपियंस, हम मॉडर्न ह्यूमन बींग्स जो हैं हम होमोसेपियंस हैं। निएंडरथाल्स कौन थे? जो आर्काइक ह्यूमंस थे, जो कि 40,000 साल पहले जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सबसे पहले ये यूरोप में पाए गए और वहां से धीरे धीरे ये साउथ वेस्ट, सेंट्रल और नॉर्दर्न एशिया में ये माइग्रेट हुए। आपने देखी होंगी इनकी फोटोज। ठीक है, अब इनको, ये बेसिकली केवमैन थे और इनको हम कहा जाता था कि इनके जो जीन्स थे उसमें, उसकी वजह से जो है ये इंटेलेक्चुअली अनएवॉल्व्ड थे। ये मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इनकी नहीं हो पाई थी, उसी की वजह से जो है ये एक्सटिंक्ट हो गए। फिर साइंटिफिक फाइंडिंग्स कहती हैं कि इनको, ये देखने में गोरिल्ला लाइक बीस्ट्स होते थे। ठीक है, बड़े ब्रूटिश होते थे ये। तो इनको आप गूगल पे सर्च करना इनकी इमेजेस निएंडरथाल्स की, आपको समझ आ जाएगा कि किसकी बात की जा रही है। ठीक है, so friends, these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.